हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नीरज कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो आप लोग के डिमांड पे है, जिसका नाम है अग्रीगेट डिमांड एंड अग्रीगेट सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है, अग्रीगेट डिमांड एंड अग्रीगेट सप्लाई। आप लोगों को इकोनॉमिक्स के फर्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बताए हुए थे कि इकोनॉमिक्स का दो ब्रांचेज होता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ हम लोग पढ़े हैं, आज का क्लास हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग अग्रीगेट डिमांड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अग्रीगेट डिमांड होता क्या है वो समझेंगे, इसका कंपोनेंट क्या है वो हम लोग समझेंगे, फिर अग्रीगेट सप्लाई क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं अग्रीगेट डिमांड क्या होता है। देखिए, अग्रीगेट डिमांड की अगर हम बात करें तो अग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब होता है। देखो, अग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो, अब गुड्स का टाइप्स हम नेशनल इनकम में गुड्स का टाइप्स हम बताए हुए हैं। अगर आप लोग को नहीं मालूम हो तो आप नेशनल इनकम का टाइप्स ऑफ गुड्स में, हम टाइप्स ऑफ गुड्स का एक वीडियो हम बनाए हुए हैं, उस वीडियो को आप देख के समझ सकते हो कि गुड्स कितने तरह का होता है और क्या होता है। ठीक है, तो फाइनल गुड्स एक वैसा गुड्स होता है जो कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, जो कंज्यूमर तक पहुंचा दिया गया है, जो मैन्युफैक्चरिंग बाउंड्री को पार कर चुका हुआ है, वो फाइनल गुड्स होता है। तो अग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, मतलब ये फाइनल गुड्स का टोटल वैल्यू होता है। एंड सर्विसेज, सर्विसेज भी है, विच ऑल द सेक्टर, मतलब जितने भी सेक्टर होते हैं, जितने तरह के लोग होते हैं, सेक्टर होते हैं, वो सब सेक्टर को लिया जाता है। देखो, सेक्टर में जैसे कि एक इंडिविजुअल लोग होते हैं, सेक्टर में इंडिविजुअल लोग होते हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर के लोग होते हैं, एक प्रोड्यूसर सेक्टर के लोग होते हैं, फॉर्म सेक्टर होता है जहाँ पे प्रोड्यूसर लोग खर्च वगैरह करते हैं, और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, जिसे नेट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चार तरह के लोग होते हैं, चार तरह के सेक्टर होता है, चार तरह के, ये हम आप लोग को नेशनल इनकम बताए हुए भी हैं। तो ये चार तरह के व्यक्ति हैं जो इनके द्वारा ही डिमांड किया जाता है फाइनल गुड्स का या फाइनल सर्विसेज का। ठीक है, तो इंडिविजुअल हो, चाहे गवर्नमेंट हो, या फॉर्म सेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह हो, चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री कोई सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे वो, तो इन सभी के द्वारा डिमांड किया जाता है। आर इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाई एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम, मतलब इन लोगों के पास जितना इनकम होता है उस इनकम के अनुसार वो प्लानिंग करते हैं कि कितना गुड्स का हम डिमांड कर सकते हैं, कितने गुड्स का हम कंज्यूम कर सकते हैं, सर्विस को कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, वो एक ड्यूरेशन में, एक ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में हमारे पास जितना भी इनकम होता है उस इनकम के अनुसार हम जितना डिमांड कर रहे हैं, हम उस इनकम के अनुसार हम एक प्लानिंग करते हैं डिमांड करने का, कंज्यूम करने का, उसका टोटल वैल्यू अग्रीगेट डिमांड कहलाता है। मतलब कि एक साल के दौरान हमारे पास जितना इनकम, मान लो कि हम ही हैं और हमारे पास जो इनकम है उस इनकम के अनुसार हम प्लानिंग करेंगे कि हाँ हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो हम ये डिमांड कर रहे हैं एक ड्यूरेशन में, तो वो कहलाता है अग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अग्रीगेट डिमांड आप लोग को आई थिंक समझ में आ चुका होगा। अब देखो, कंपोनेंट ऑफ अग्रीगेट डिमांड। अग्रीगेट डिमांड का चार कंपोनेंट है। फर्स्ट, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हो गया हम लोग, आप लोग जितने भी होते हैं वो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर होते हैं, हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं। तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम लोग सी से डिनोट करेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, जो प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स पे कितना खर्च करते हैं वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। प्रोड्यूसर लोग कितना एक्सपेंस कर रहा है किसी गुड्स पे। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो सरकार खर्च कर रही है वो। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एक्स का मतलब हो गया एक्सपोर्ट और एम का मतलब हो गया इंपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, नेट एक्सपोर्ट निकल जाएगा। तो ये चार कंपोनेंट होता है अग्रीगेट डिमांड का। ठीक है, ये चार कंपोनेंट होता है आपके अग्रीगेट डिमांड का। तो अग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट कौन कौन हुआ, एक प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो हम लोग खर्च कर रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर खर्च कर रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, नेट एक्सपोर्ट जो अदर बिजनेसमैन लोग खर्च करते हैं, अदर कंट्री से कोई सामान मंगवा रहे हैं या सामान भेज रहे हैं तो उसके लिए जो होता है। ये चार
कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। तो अगर हम बोल सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट 4 है, तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब नेट एक्सपोर्ट। तो अगर हम इसको ऐड कर ले तो क्या बन जाएगा मेरा, ये एक एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन हम लोग एग्रीगेट डिमांड का 2 सेक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, 2 सेक्टर ही हम लोग डिस्कस करेंगे, 2 सेक्टर। और 2 सेक्टर कौन कौन सा डिस्कस करेंगे तो हम लोग, तो एक प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, CI, मतलब C और I, ये 2 सेक्टर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर। और क्लास 12 में ये C+I, ये 2 सेक्टर ही पढ़ना है, ठीक है। तो 2 सेक्टर ही आप लोगों को डिस्कस करना है, तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो C+I यही हम लोग डिस्कस करेंगे पहले कि 2 सेक्टर में क्या होता है, वो हम लोग क्लियर करेंगे अच्छे तरह से। तो आई होप आपको एग्रीगेट डिमांड समझ में आया क्या होता है। अभी हम इसको एक शेड्यूल के तहत समझेंगे और एक क्या बोलते हैं ग्राफ के तरह, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो पहले आप लोग क्या करोगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि अभी इसमें हम लोग कुछ हम लोग ग्राफ वगैरह सीखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे इसमें, और तो हम लोग कवर करते हैं। चलिए अब ग्राफ देखते हैं इसका हम लोग। चलिए तो अब हम लोग शेड्यूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल का है, जिसमें AD इज इक्वल टू C+I, मतलब कि आपको बताया था कि प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग C से डिनोट करेंगे, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो I से डिनोट करते हैं। तो C+I दोनों को ऐड कर देंगे, एग्रीगेट डिमांड निकल जाएगा, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड को एक शेड्यूल से हम लोग समझे, और यहाँ पे देखो सबसे पहले हम इनकम लिखें, और इनकम को Y से डिनोट करेंगे, कंजप्शन है, कंजप्शन को C से डिनोट करेंगे, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को I से डिनोट करेंगे, एक AD है जिसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड में हम क्या बताएं आपको कि C+I, अगर हम C+I अगर जोड़ दें तो मेरा क्या निकल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझना बात को, यहाँ पे इनकम 0 फिर भी कंजप्शन हो रहा है। अब बताओ इनकम 0 होने पे कंजप्शन हो रहा है, इनकम 0 है फिर भी कंजप्शन हो रहा है, ऐसा पॉसिबल है? होता है। अब आप कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी आप खर्च कर रहे हो ना, ठीक है। इनकम कुछ भी नहीं है फिर भी हम खर्च कर रहे हैं, वो कहलाता है ऑटोनोमस कंजप्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, C बार से डिनोट करते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन हम लोग बोलते हैं जिसको C बार से डिनोट करते हैं। मतलब कि जब इनकम 0 होने पे कंजप्शन हो रहा है, इनकम 0 होने पे कंजप्शन हो रहा है, वो ऑटोनोमस कंजप्शन कहलाता है। अब देखो इन्वेस्टमेंट आपका 40 है। देखो इन्वेस्टमेंट हम डिस्कस करवाएंगे कि इन्वेस्टमेंट कितने तरह के होते हैं। ऐसे अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट 2 तरह का होता है, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है और एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपके इनकम में चेंजिंग होने पे भी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। एक होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, होता है जो आपके इनकम में चेंजिंग होने के साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट में भी चेंजिंग हो रहा है, वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। देखो तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका एकदम फिक्स किए हुए, इनकम चेंज हो रहा है फिर भी इन्वेस्टमेंट मेरा क्या है, फिक्स है। तो ये मेरे लिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। एंड एडी निकालना है, तो एडी क्या रूल क्या है, C+I, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 40 40 80, 120 40 160, 240 320, 400 480। जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा एग्रीगेट डिमांड पे खर्च भी हो रहा है, बढ़ते चल जा रहा है ना, कंजप्शन ज्यादा हो रहा है। देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कंजप्शन तो बढ़ना ही, जाहिर सी बात है कि अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो हम खर्च बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके एक शेड्यूल के तहत हम समझाने की कोशिश किए कि एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए तो पहले आप शेड्यूल के थ्रू आप समझाओ, उसके बाद आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया करो। डायरेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना उचित नहीं है, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब हम लोग देंगे, तो इसको भी समझ लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। देखो इनकम टोटल 500 तक है, तो हम लोग यहाँ से लेते हैं ये x मान लो इसको और ये y मान लेते हैं।
100, 200, 300, 400, 600, 500 तक है। तो इनकम हम लोग यहाँ देख देते हैं, ठीक है, इनकम यहाँ लिख देते हैं। अच्छा अब जैसे से इनकम पर वैसे से 0 पे 40 है, 100 पे 120 है, ठीक है, यहाँ पे मिटा देता है, हो सके कि नहीं दिख रहा हो आप लोग को, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 120, ठीक है, लाइट से नहीं दिख रहा हो तो ये देखिए इनकम है। और यहाँ पे हम कंजप्शन एग्रीगेट डिमांड ले लेते हैं, जगह नहीं है, एग्रीगेट डिमांड ले लेते हैं। टोटल एग्रीगेट डिमांड कितना तक है, जैसे 480 तक है, देखो यहाँ से इस पर भी हम लोग 80 का डिफरेंस लेते हैं, 80, 160, 240, 320, 400, 480। तो एक्स आपका ये जो टर्म है 0 ओ एक्स से जो इनकम को शो कर रहा है, ओ वाई रिप्रेजेंट कर रहा है एग्रीगेट डिमांड को। अब देखो एग्रीगेट डिमांड का कर्व, 0 इनकम पे कितना एग्रीगेट डिमांड है, 80 है, 0 इनकम पे एग्रीगेट डिमांड 80 है। 100 पे कितना है, 160 है, तो 100 पे 160 हो जाएगा। आप लोग स्केल से करोगे तो सही से हो जाएगा। 200 पे 250 होगा, मेरा इधर उधर हो सकता है टेरा वगैरह, तो 300 पे 320 है, थोड़ा मोड़ा इधर हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग अपने से खुद से करके लाइन खींच के देख लोगे ना तो हो जाएगा आपको। 400 पे 400 है और 500 पे 480 है, मतलब इसका जो कर्व गया ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व बन गया, ठीक है, ये एग्रीगेट। अब देखो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का ये कर्व बनाइए, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड आपका कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट तो मेरा फिक्स है, मान लो 40 पे बोल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट मेरा यहाँ से फिक्स है, मान लो यहाँ पे हम 40 लेते हैं, तो 0 इनकम पे भी 0 पे भी आप 40 कर रहे हो, 100 पे भी 40 करो, 200 पे 40 करो, तो पूरा इसका कर्व कैसे जाएगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट का बन जा रहा है। और अगर हम कंजप्शन की बात करें, हम अगर कंजप्शन की बात करें, देखो 0 पे 40 है, तो 0 पे 40 यहाँ पे मान लो यहीं पे था ना 40 है, 100 पे 120 है, तो 100 पे अगर हम 120 लेते हैं तो हो सकता है कि 120 यहाँ पे है क्या, 100 पे 120, 200 पे 200 है, 200 पे 200 है, 200 यहाँ पे आ सकता है, 300 पे 280 है, तो इसका कर्व ऐसे जाएगा यहाँ से। तो एग्रीगेट डिमांड से नीचे की ओर जाएगा ये कंजप्शन का, एग्रीगेट डिमांड के नीचे से ओर जा रहा है, वो क्या हो रहा है आपका कंजप्शन का कर्व बन जा रहा है। तो अब देखो यहाँ से 0 से लेकर, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड का जो 0 इनकम पे एग्रीगेट डिमांड 80 हो रहा है, तो 80 रहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात अगर हम करें तो ये क्या बन जा रहा है, ऑटोनोमस कंजप्शन बन जा रहा है, क्योंकि 0 इनकम पे कंजप्शन फिर भी हम तो कर रहे हैं ना, तो ऑटोनोमस कंजप्शन बन जा रहा है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको कुछ थोड़ा सा हम डील कर देते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इतना को अच्छे से नोट कर लो। चलिए देखिए, तो इसका हम कुछ एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे, क्योंकि C और I अगर दोनों को जोड़ने पे मेरा क्या बन जा रहा है, एग्रीगेट डिमांड बन जा रहा है। तो एग्रीगेट डिमांड का क्या रूल है कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड निकालें तो C प्लस I, अगर इन दोनों को ऐड कर देते तो क्या निकल जाता है, मेरा एग्रीगेट डिमांड निकल जाता है। सेकेंड है देयर इज अ पॉजिटिव कंजप्शन व्हेन इनकम इज 0, कुछ ऐसा सम पॉजिटिव, यहाँ पे हम सम लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, सम पॉजिटिव कोई सम पॉजिटिव कंजप्शन मतलब कुछ ऐसा पॉजिटिव कंजप्शन है जहाँ पे इनकम 0 है। देखो इनकम 0 होने पे कुछ कंजप्शन हो रहा है, 80 हो रहा है, तो ये चीज कंजप्शन कर्व स्लोप अपवर्ड, कंजप्शन कर्व जो है, ये जो कंजप्शन कर्व है स्लोप अपवर्ड, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो तो इन्वेस्टमेंट कंजप्शन जो है ये इन्वेस्टमेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल में जा रहा है, ठीक है, एक पैरेलल में जा रहा है एक्स एक्सिस में। एडी इज आल्सो पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व, एडी भी जिस तरह से कंजप्शन कर्व जो ऊपर की ओर जा रहा है उसी तरह एग्रीगेट डिमांड भी अपवर्ड की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन हम बताए। अच्छा एक चीज और, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ भी दिया जाता है कि इनकम और एग्रीगेट डिमांड में कैसा रिलेशन है।
तो इनकम और एग्रीगेट डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है, याद रखना, इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो यहाँ तक तो समझ में आही क्या होगा, इसे हम लिख देते हैं इनकम और एग्रीगेट डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि हम इसको कुछ रफ हम करेंगे, रफ करके हम लोग करते हैं। चलो तुम आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लीजिए, और हम ऊपर में थोड़ा मिटाते हैं तो हो सके कि आपको हम लिखते रहे। चलो जैसे हम यहाँ लिख देते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड, मतलब एग्रीगेट डिमांड और इनकम में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको एग्रीगेट डिमांड समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एग्रीगेट सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे, कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो पहले इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है वो हम लोग जानेंगे अच्छे तरह से, वो भी समझ लेते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। जिस तरह से एग्रीगेट में डिस्कस किया आज हम लोग उसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई में डिस्कस करेंगे। देखिए, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द मनी सप्लाई of the final goods and services that all the producer are willing to supply in an economy in a given time period। मतलब एक टाइम पीरियड में हमारे देश में जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके द्वारा प्लानिंग किया जाता है कि कितना हम गुड्स सप्लाई करें, कितना हम सर्विस सप्लाई करें एक ड्यूरेशन में, तो वो कहलाता है एग्रीगेट सप्लाई। मतलब एक प्रोड्यूसर के द्वारा जितना भी गुड्स का सप्लाई किया जा रहा है उसके लिए वो प्लानिंग करता है, वो कहलाता है एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अब देखो एग्रीगेट सप्लाई का अगर हम कंपोनेंट की बात करें, देखो हम यहाँ पे कंपोनेंट हम लिख दे रहे हैं, चलो यहीं पे लिख देते हैं कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई की अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट इसका दो कंपोनेंट होता है। एक होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वही प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो एग्रीगेट डिमांड पे बताएं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जिसको सी से डिनोट करेंगे, और एक होगा आपका सेविंग जिसको हम एस से डिनोट करेंगे। तो आप कह सकते हो कि सर एग्रीगेट सप्लाई मतलब सी प्लस एस, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या हो गया, सी प्लस एस हो गया। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हो गया सी प्लस एस, मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आप कितना खर्च करो और सेविंग कर रहे हो वो सेविंग। अच्छा एक चीज और आप बताओ, एक चीज थोड़ा और समझना। अच्छा ये बताओ, मान लो कि आपके पास इनकम 1000 का है, अब इस इनकम से आप क्या क्या करोगे बताओ। अगर आपके पास इनकम 1000 तो आप इस इनकम में क्या करोगे, कुछ पैसा खर्च करोगे। मान लो कि 600 रुपये हम खर्च किए, तो 600 रुपये खर्च किए तो 400 रुपये सेव किए होंगे। तो 600 रुपये अगर आप खर्च कर रहे हो तो 400 रुपये आप सेव किए होंगे, और ये आपका इनकम है। मतलब इनकम में ये कंजप्शन और सेविंग दोनों इंक्लूड है। तो आप कह सकते हो कि सर इनकम का मतलब हो गया कंजप्शन प्लस सेविंग, इनकम का मतलब हो गया कंजप्शन प्लस सेविंग। तो वही तो इसमें भी लगा हुआ है एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू सी प्लस एस, है ना। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई जो है, एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो नोन एज इनकम। केवल इनकम बोलना अच्छा नहीं लगेगा, ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम। मतलब हम एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई वही चीज तो है, सी प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग, यहाँ पे तो कंजप्शन प्लस सेविंग, तो एग्रीगेट सप्लाई, तो एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग इनकम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंजप्शन प्लस सेविंग, ठीक है। तो ये एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम की बात हो जाती है। तो यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसका टेबल की बात अगर हम करें तो देखो यहाँ पे इनकम जैसे से बढ़ा, अब आपको बोल सकते हैं ना कि सर एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ही नेशनल इनकम होता है। तो जो एग्रीगेट सप्लाई है वही इनकम भी होगा, मतलब जो इनकम है वही एग्रीगेट सप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि जो अगर इनकम है वही एग्रीगेट सप्लाई। तो हम जितना इनकम वही उतार देते हैं यहाँ पे 0, 100, हम बताएंगे, रुको अभी कोई टेंशन नहीं लेना है। 300, 400, 500, ठीक है। जैसे बोले वो चीज आप देख लो, चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एग्रीगेट सप्लाई का रूल क्या है, सी प्लस एस है, यानी तो देखो सी 40 है, एस आपका -40 है। तो 40 में 40 घटाइएगा तो 0 ही होगा, क्योंकि प्लस करना तो प्लस माइनस हो गया, तो हो गया। फिर 120 कंजप्शन इतना रुपया, जिसमें सेविंग में से गुल्लक में से पैसा का फोड़ दिए हुए हैं 20 रुपये, तो 100 रुपये आपके पास मतलब कि एग्रीगेट सप्लाई हुआ।
200 प्लस 0 200 280 में 20 रुपया सेविंग कर लिए तो 300 रुपये टोटल एग्रीगेट सप्लाई है। 400 500 दोनों को जोड़ते चलेंगे तो वही चीज ना, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों एक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि ग्राफिकल कैसे बनेगा, तो वो चीज यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो आपको अच्छे तरह से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कैसा बनेगा, सेविंग का कर्व कैसा बन सकता है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो पहले फटाफट, क्योंकि हम रफ करेंगे। चलिए, तो यहां तक आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इधर रफ करते हैं, इधर हम रहने देते हैं फिलहाल। अगर हम बात करें, जैसे देखो हम सब एक ही साथ मिक्स कर देते हैं, एक्स वाई। इनकम 500 तक है तो यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 100 200 300 400 500। और एग्रीगेट सप्लाई और सेविंग एग्रीगेट सप्लाई और सेविंग बीच में स्लैश दे दिए, 100 200 ठीक है। और सेविंग आपका माइनस में है क्या, माइनस में, तो माइनस में लेकर चल जाते हैं, देख सकते हो, क्योंकि माइनस 100 का डिफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ पर ये माइनस, ठीक। अब देखो यहाँ से सबसे पहले अगर हम बात करें एग्रीगेट सप्लाई, 0 पे 0 है, 100 पे 100 है, 200 पे 2 है, 300 पे 3 है, 400 पे 400 है, 500 पे 500। और इसका कर्व हमेशा एग्रीगेट सप्लाई बन गया। और ये हमेशा एग्रीगेट सप्लाई जो होता है ये आपका 45 डिग्री पे के एंगल में होता है, 45 डिग्री के एंगल में होता है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आपका 45 डिग्री के एंगल में होता है, ठीक है। क्योंकि इनकम 0 हो रहा है, फिर भी आपको मतलब कि अब खुद सोचो ना, इनकम 0 हो रहा है लेकिन हम सेविंग, इनकम 0 होने पे एग्रीगेट सप्लाई 0 है लेकिन कंजप्शन 40 को हम कर रहे हैं ना। कंजप्शन अगर मान लो कि अगर हम 40 रुपये कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे सपोज मान लो कि अगर 40 रुपये यहाँ पे, तो कंजप्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये ऑटोनोमस कंजप्शन। आप बताओ कि 40 रुपये हम खर्च कहाँ से किए होंगे, तो जो आप बैंक में जमा किए होंगे पैसा, गुल्लक में जो जमा किए, वो गुल्लक को फोड़ दिए होंगे, उसमें से निकाले होंगे, तो आपका सेविंग में से क्या हो गया, पैसा घटने लगा, पैसा क्या होने लगा, घटने लगा। तो सेविंग कितना, -40 है। देखो तो सेविंग आपका माइनस है, तो सपोज मान कर चलो कि हम 40 यहाँ ले लेते हैं, तो 0 इनकम पे 40 है, -40 है, इस पे 20 है, मान लो यहाँ पे 20 है, और 200 पे 0 है, यहाँ पे 0 हो गया, 300 पे 20 है, तो मान लो कि 20 है यहाँ पे, 400 पे 40 है, 400 पे 40 यहाँ पे, और 500 पे 60। स्केल से करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। अब देखो सेविंग बनाइए, लोग स्केल से कीजिएगा तो बढ़िया स्ट्रेट जाएगा। सेविंग कर सेविंग का देखो यहां से लेकर यहां तक का पार्ट, क्योंकि माइनस में जा रहा था, तो माइनस जा रहा था, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग बोलते हैं, डिस सेविंग, ठीक है। और ये जो हो गया ये आपका पॉजिटिव सेविंग हो गया, ये जो हमारा ये पॉजिटिव सेविंग के पार्ट हो गया, क्योंकि इनकम तो हम कर रहे हैं लेकिन इसमें से हम कुछ सेविंग भी करते जा रहे हैं, इनकम कर रहे हैं लेकिन हम सेविंग ये करते हैं, पॉजिटिव सेविंग की बात हो जा रही है, ठीक है। ये पॉजिटिव सेविंग की बात कर रही है, लेकिन ये क्या बन गया, डिस सेविंग बन गया। तो सेविंग कर्व
इस टाइप से देखो, निगेटिव है तो निगेटिव से यहाँ, क्योंकि कंजप्शन जीरो इनकम पे कंजप्शन हम कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने पैसा को खर्च किए होंगे, अपने सेविंग में से निकाले होंगे पैसा, तो सेविंग खत्म होगी आपका। और यहाँ पे क्या है कि इनकम तो है, कंजप्शन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेविंग भी करते जा रहे हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से है ना कंजप्शन सेविंग, यहाँ से बढ़ते चला जा रहा है ना, वो सेविंग। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे बन रहा है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा बढ़िया से कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज आपको डिस्कस कर चुके हैं आप लोग, और अच्छे तरह से समझ में भी आ चुका होगा आप लोगों को। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आपसे कोई पूछे कि एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा होता है, तो आप सिंपल सा तरह बता सकते हो। आप लोग इस को नोट तो कर ही लिए होगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और हम मिटाते हैं, ठीक है, मिटाओ ना, रब करें ना। चलो तो देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक बार थोड़ा सा हम पीछे वाला बता देते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसा होता है बाबू बताओ, तो आप बोलोगे कि सर ये लीजिए, ये आपका इनकम का बात पार्ट हो गया, ये आपका एग्रीगेट डिमांड का पार्ट हो गया, और ऐसे गया, ये क्या बन गया आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व हो गया सर। और यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये ऑटोनोमस कंजप्शन, क्योंकि इनकम जीरो होने पे कंजप्शन हो रहा है, ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। तो ऐसे आप बता सकते हो कि सर एग्रीगेट डिमांड का कर्व इसी टाइप से बनता है, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कैसा होता है, तो आप एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ऐसे बताओगे, ये लीजिए सर, ये हो गया आपका इनकम और ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई। सर आप जो बताएं वो हम अच्छे तरह से क्लियर किए हैं। तो देखो यहाँ एग्रीगेट सर, तो कैसे बनेगा सर, इनकम हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया। अब इसको आप सर ऐसे खींच दो ना, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और ये 45 डिग्री के एंगल पे जाता है ये एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, ये सब आपका एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा और अच्छे तरह से डिस्कस किया आप एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ। अब इसका अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। उसमें कुछ फार्मूला वगैरह है वो भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डील करेंगे, तो वो अगले वीडियो में हम आप लोग को डिस्कस करवाएंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर किसी को अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को भेजो, हम आपको 24 घंटे के अंदर में उसका आंसर आपको देंगे, ठीक है। तो अच्छे तरह से क्लियर करना है, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए है, और आपके लिए है तो आप अपना अधिकार को जान रहे हो, आप क्वेश्चन पूछो, हम आंसर देंगे, हमारा काम ही यही है। तो अच्छे से समझना है, जो डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में देते चलो। चलो ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बस अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के एक साथ आएंगे और उसको अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू।